नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, 17 सितंबर यानी मोदी जी के 75 बरस पूरे होने की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे बीजेपी और आरएसएस में बेचैनी बढ़ रही है। और आज तो गजब ही हो गया। बीजेपी के सीनियर लीडर और मंत्री नितिन गडकरी ने कैमरे पर कह दिया कि सत्ता हो या संपत्ति हो या सुंदरता हो, ज़्यादा दिन तक नहीं रहती। सत्ता ज़्यादा दिन तक हाथ में नहीं रहती, गडकरी कह रहे हैं। सत्ता, संपत्ति और सौंदर्य ये परमानेंट नहीं होता, क्षणभंगुर होता है। अब दोस्तों, गडकरी का ये कहना कि सत्ता ज़्यादा दिन तक नहीं रहती, ये इशारा मोदी की तरफ है। मोदी जो 75 बरस के पूरे हो रहे हैं 17 तारीख को, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन एक बात एकदम क्लियर है और फैक्ट है कि आरएसएस चीफ यानी बीजेपी के अभिभावक मोहन भागवत ने कुछ दिन पहले कहा था, नेता 75 बरस का जब हो जाए तो उसे रिटायर हो जाना चाहिए। अब दोस्तों, जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि गडकरी पिछले कुछ दिनों से बहुत खुलकर बोलने लग गए। वैसे भी वो इस सरकार में, मोदी सरकार में या बीजेपी में एकमात्र ऐसे बड़े नेता हैं जो खरी खरी सुनाते हैं। वो इशारे मोदी की तरफ ही होते हैं ज़्यादातर। अभी कुछ ही दिन पहले मिस्टर गडकरी ने कहा कि भाई, इस देश में गरीबों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और जो पूंजी है वो धनवान के हाथ में जा रही है। कुछ धनवानों के हाथ में देश की पूंजी जा रही है। बड़ी बात कही। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। अब गडकरी का ये कहना कि कुछ धनवान के हाथ में सारी संपत्ति जा रही, उन्होंने अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया, लेकिन अगले दिन कांग्रेस ने कह दिया कि साहब, गडकरी का जो इशारा है वो मोदी के मालिक अडानी की तरफ है। अब दोस्तों, सवाल इस बात का नहीं है कि आने वाली 17 सितंबर को मोदी जी रिटायरमेंट लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि कानून में, संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि प्रधानमंत्री की रिटायरमेंट एज 75 है। अब ये एक तरह का मोदी जी का पर्सनल डिसीजन है, उनको तय करना है, डिसाइड करना है कि आरएसएस जो उनके गार्जियन है उसकी बात माने या ना माने। ये मैं मोदी जी पे छोड़ता हूँ, ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है। असली क्वेश्चन ये है कि आज के दौर में मोदी जी एक बेहद कमज़ोर विकेट पर खड़े हैं, जहां पर उनकी जो बैसाखियां हैं वो हिल रही हैं। किसी को नहीं पता कि नीतीश का नवंबर के बाद क्या होगा। उनकी पारी खत्म हो रही तो फिर जेडीयू का क्या होगा, जो एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी जो सपोर्ट कर रही है मिस्टर मोदी को। जिस तरह से नाराज़ हैं मिस्टर नायडू, जिनकी बैसाखी पर भी मोदी जी चल रहे हैं, उनका भी कोई भरोसा नहीं है। चारों तरफ से मुसीबत है। उसमें सिर्फ ट्रंप ही नहीं है, उसमें सिर्फ अर्थनीति ही नहीं है, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मोदी जी को मुश्किलों में घिर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर भी है कि अगर मिस्टर मोदी के हाथ से बिहार निकल गया, फिर बंगाल निकल गया, और उसके बाद और भी स्टेट्स निकले, तमिलनाडु भी है, और भी स्टेट्स हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर 2027 की शुरुआत में अगर उत्तर प्रदेश चला गया, फिर क्या होगा? क्या फिर ऐसी स्थिति में मोदी जी को लेकर रिप्लेसमेंट की बात हो सकती है, जिस पर मोहन भागवत भी कई बार इशारा कर चुके हैं, जिसका इशारा हमको बीजेपी के भीतर से भी दिख रहा है? क्या फिर सत्ता परिवर्तन, क्या फिर बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, रिप्लेसमेंट हो सकता है? और अगर ये रिप्लेसमेंट होता है तो फिर मोदी जी को बदलने वाला शख्स कौन है? क्या वो अमित शाह हैं? क्या वो योगी आदित्यनाथ हैं? क्या वो मिस्टर नितिन गडकरी हैं? क्या वो देवेंद्र फडणवीस हैं? और क्या इस रेस में आरएसएस कहीं ना कहीं नितिन गडकरी को बैक कर रहा है, और इसीलिए नितिन गडकरी आजकल खुलकर बोल रहे हैं? अब दोस्तों, इस मुश्किल सवाल का जवाब वही पत्रकार दे सकता है, वही जानकार दे सकता है कि जो बीजेपी और आरएसएस को बहुत भीतर तक जानता हो। और आज ऐसे पत्रकार मैं आपके सामने ला रहा हूं जो वाकई बीजेपी और आरएसएस को बहुत भीतर तक जानते हैं, जो आरएसएस मुख्यालय को समझते हैं, जो नागपुर में रहते हैं। प्रकाश पोरे साहब, 40-45 बरस का एक्सपीरियंस है और लगातार आरएसएस को देख रहे हैं। हमारे साथ विवेक देशपांडे होंगे, वो भी नागपुर से जुड़ेंगे। दो मेहमान नागपुर से जुड़ रहे हैं, प्रकाश पोहरे और विवेक देशपांडे। साथ में उमाकांत लखेड़ा को मैंने इसलिए बुलाया कि भाई, आपको संसद जो आप 35 साल से कवर कर रहे हो, आपको क्या लगता है, क्या वाकई
मोदी स्टेप डाउन कर सकते हैं या उनको उतारा जा सकता है गद्दी से अगर ये स्थितियां खराब होती चली गई, एक एक करके राज्य हाथ से निकलते गए, जैसा कि आशंका दिख रही है। इन तीनों को सुनिए, खुद तय करिए 17 सितंबर को कुछ होने जा रहा है या उसके बाद कुछ होने जा रहा है। मैं एक चीज़ यहाँ पूछना चाह रहा हूँ विवेक जी, मान लीजिए अगर मोदी जी जिस तरह से प्रेशर में हैं और अगर बिहार निकला, बंगाल निकला, एक स्थिति ऐसी आ गई कि मोदी रिप्लेस किए जाते हैं 2027 में या 2026 में, अगर रिप्लेस होते हैं तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी की तरफ से जो दावेदार हैं उसमें देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं, उसमें अमित शाह हो सकते हैं, उसमें राजनाथ सिंह हो सकते हैं, क्या उसमें आप नितिन गडकरी को देखते हैं दावेदारों के तौर पे? दावेदार के तौर पर तो मैं देखता हूं, लेकिन क्या है, गडकरी के खिलाफ ऑलरेडी बीजेपी में अंदर में भी एक स्ट्रांग लॉबी, जब से उनको बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया तब से बीजेपी के अंदर गडकरी के खिलाफ एक स्ट्रांग लॉबी है। अब वो कितनी अभी कारगर सिद्ध हो सकती है, कितनी इफेक्टिव सिद्ध हो सकती है, अगर 2027 में मान लीजिए कि कोई रिप्लेसमेंट की नौबत आ ही जाती है, तो उस समय गडकरी की एक्सेप्टेबिलिटी बीजेपी के अंदर कितनी है, ये भी देखना होगा। क्या आपको लगता है कि अगर 2027 में, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई बातचीत होती है कि मोदी जी स्टेप डाउन करते हैं, तो आपको लगता है अमित शाह जो है वो कंटेंडर हैं या आरएसएस अमित शाह को नहीं चाहेगा? जी, अमित शाह तो कंटेंडर बने रहेंगे, वो आज भी है। मोदी जी के बाद कौन, तो अमित शाह। ये तो बहुत आम एक धारणा है, केवल बीजेपी में नहीं तो पूरे देश में जनता भी ये समझती है कि मोदी जी के बाद अमित शाह ही उनको ही बागडोर संभालने के लिए दी जाएगी, ये तो आम धारणा है। पोरे साहब, भाई विवेक देशपांडे भी नागपुर से, आप भी नागपुर से, विवेक देशपांडे भी बहुत अच्छी तरह से नितिन गडकरी को जानते हैं, आरएसएस को जानते हैं, आप भी उतने ही अच्छी तरह से जानते हैं। उम्र में आप ज्यादा बड़े हैं, तजुर्बा आपके पास ज्यादा है, तो मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि भाई नंबर एक, कि अगर मोदी स्टेप डाउन करते हैं आगे, मैं 17 सितंबर की बात नहीं कर रहा, वो तो मोदी को स्वयं फैसला लेना है कि मोहन भागवत का इशारा उन्हें समझना है या नहीं समझना। अगर स्टेप डाउन मोदी करते तो आपको लगता है कि अमित शाह आगे हैं, देवेंद्र फडणवीस आगे हैं, ये नितिन गडकरी के भी चांसेस हैं और इसीलिए नितिन गडकरी आजकल बहुत तल्ख बातें कर रहे हैं? मैं वी की बात सुन रहा था, मैं थोड़ा उसके कहने से थोड़ा असहमत हूँ। देखिए, अमित शाह तो मुझे नहीं लगता कि संघ और बीजेपी इतनी बड़ी गलती करेंगे। नितिन गडकरी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो छवि मोदी जी से काफी अच्छी है और दूसरी बात में वो सारी बातें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बीजेपी के अध्यक्ष रह चुका। मैं नहीं समझता हूँ कि आज के वक्त में नितिन गडकरी से ज्यादा कद्दावर, ज्यादा मैच्योर और सबको एक्सेप्टेड, एक बात ये, उसको सबको एक्सेप्टेड आदमी रहेगा, तो क्योंकि उसका काम है। और हाँ ठीक है, ये बोलने के लिए तो ये बात तो बिल्कुल पक्की है, जिस तरीके से विवेक ने बोला है कि वो मुंह फट आदमी है, हमेशा ये इस तरीके से बोलते ही रहते हैं, लेकिन वो जो बोलते हैं दैट ही मीन, ऐसा नहीं है वो कि सिर्फ आए दिल में आया बोल दिया, ऐसा नहीं है। अगर कुछ बात बोलते हैं तो उसके ऊपर अमल करने की भी, या किसी को कुछ आश्वासन दे दिया, बोला मैं तेरा काम करूंगा कोई, लेकिन वो करते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, तो मेरे तो काफी पुराने मित्र रहे हैं। तो नितिन गडकरी के सिवा अगर कोई दूसरा आदमी बनता है तो मैं ऐसा समझता हूं कि वो थोड़ा मैटर ऑफ क्या बोलते हैं उसको, कंसर्न या ऑब्जेक्शनेबल हो जाएगा। जी 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 जी, मतलब आप कह रहे हैं कि नंबर एक दावेदार आपको नितिन गडकरी लगते हैं मोदी? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं अमित शाह तो बिल्कुल नहीं लगते। हमारे जो दोस्तों एक्सपर्ट्स हैं, दोनों ही नागपुर के हैं, दोनों ही आरएसएस बीजेपी को अंदर से जानते हैं, पोरे साहब भी और विवेक देशपांडे। विवेक देशपांडे का कह रहा है कि भाई कहीं ना कहीं अमित शाह जो है उस गद्दी पे नजर रखे हुए हैं और हो सकता है कि वहां नितिन गडकरी पीछे हो जाए। लेकिन पोरे साहब कह रहे हैं कि सवाल ही नहीं उठता है कि अमित शाह मतलब गुजरात का आदमी, गुजरात के ही आदमी को रिप्लेस करे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। गुजरात तो अभी किनारे की जाएगी। नितिन गडकरी के बड़े ब्राइट चांसेस हैं। अब भाई ये तो दोनों नागपुर के हैं, जरा लखड़ा साहब आप ही से पूछ लें, आप तो भाई संसद में ही बैठे हुए हैं, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं नितिन गडकरी दावेदार हैं या
उनकी दावेदारी कमजोर है जैसा कि विवेक देशपांडे कह रहे हैं, या आपको लगता है कि अमित शाह ही होंगे अगले प्रधानमंत्री अगर 2029 से पहले कोई परिवर्तन होता है? जी, मैं आपके दर्शकों को कि पूरे देश में इस समय पूरी अनिश्चितता का माहौल है, बड़े दुविधा का माहौल है, संशय का माहौल है, किस क्षण क्या हो जाए। ये तो जगदीप धनखड़ का जो एपिसोड, सरकार हिली हुई है, पूरी संसद, और संसद के बीच में मोदी जी ध्यान बटाने के लिए आरएसएस का या देश की जनता का या संसद का, संसद सत्र के बीच में मोदी जी क्या क्या कर्तव्य दिखा, साफ जाहिर हो रहा है कि मोदी सरकार बुरी तरह एक अनिश्चितता माहौल में एक एक दिन को काट रही है। जहां तक गडकरी जी का सवाल है, गडकरी जी लगातार इस तरह के, कुछ महीने पहले उन्होंने कहा था कि जिस राज्य की जनता, जिस राज्य का जो राजा होता है अगर वो व्यापारी हो जाए तो उस राज्य की जनता भिखारी हो जाती है। तो इस तरह के बयान हर हफ्ते में 15 दिन में वो लगातार देते हैं, और हाल के दिनों में उनके बयानों का अर्थ इसलिए निकाला जा सकता है क्योंकि लगातार मोदी सरकार कई तरह के भीतर से संकटों में घिरी हुई है, बाहर से संकट में घिरी हुई है, संसद के भीतर उसको एक एक क्षण पालना मुश्किल हो गया, काटना मुश्किल हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि एक ही बात है जो मुझे लगता है कि आरएसएस आज कमजोर हालत में है। आरएसएस आज उस हालत में नहीं है जब नितिन गडकरी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गडकरी 17 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, और 17 तारीख सितंबर का जो बर्थडे है, उस बर्थडे में सारे रास्ते 17 तारीख सितंबर की तरफ जा रहे हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद। मैं विवेक जी के पास आ रहा हूं, लेकिन एक छोटा सा टिप्पणी एक मैं पोरे साहब से ले लूं। पोरे साहब, अभी तो आप हाल में मिले हैं गडकरी जी से, भाई लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि 17 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। 17 तारीख जब केक कटेगा उस दिन का इंतजार बड़ा बेसब्री से है मिस्टर गडकरी को। क्या ये बात सही है? 17 का इंतजार हो रहा है? हाँ, वो तो बिल्कुल रहेगा, सवाल ही बता नहीं। गडकरी को थोड़ा है अकेले को, पूरे देश को इंतजार है भाई इस चीज का। हाँ, पूरे देश को इंतजार है कि एक बार जाओ भैया, हाथ जोड़ते हम आपसे। गडकरी की नजर है 17 सितंबर पे। आप तो गडकरी को बहुत करीब से जानते हैं। देखो 17 सितंबर, अरे बोल दीजिए पोरे साहब, आप तो किसी से डरते नहीं, खुलकर बोल दीजिए, ऐसा क्या है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, खुल के बोलने में हरकत नहीं है। लेकिन अभी देखिए जिस तरीके से भाजपा की राजनीति चल रही है, देश का जो माहौल है जिसका लखड़े साहब ने उल्लेख किया, देखिए ये तो बात बिल्कुल पक्की है कि देश के अंदर की जो एकंदरी स्थिति जो है भयंकर खराब है, और सब तरफ असंतोष है, जिसको बोलेंगे ना भयंकर। किसानों से लेके तो विद्यार्थियों से लेके तो सारे जगह पे सिर्फ असंतोष और असंतोष ही है। अब ये असंतोष जो है, ये इसका कब विस्फोट हो जाएगा ये हम बता नहीं सकते। चलिए मैं आता हूं मेरा विवेक जी के पास आ रहा हूं। विवेक जी, आपको लगता है कि जो परिस्थितियां इस वक्त देश की हैं, चाहे वो विदेश नीति का मामला हो, भारत पाकिस्तान के युद्ध में जिस तरह से युद्ध विराम हुआ हो, या फिर ट्रंप जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, दबा रहे हैं भारत को, क्या मोदी एक कमजोर जमीन पर आपको दिखते हैं? जी दीपक जी, पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं। जहां तक अमित शाह और गडकरी जी के प्रधानमंत्री पद के दावे का सवाल है, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि दावा अमित शाह का भी बहुत स्ट्रांग है। वो बनेंगे नहीं बनेंगे अपने आप में अलग बात है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि अमित शाह का दावा नहीं हो सकता प्रधानमंत्री पद पर। ज्यादा बड़ा दावा तो अमित शाह का है, और उससे कमजोर दावा नितिन गडकरी का है, इतना मैं कहूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। जहां तक नरेंद्र मोदी के वीक होने का सवाल है, बिल्कुल 100% वो अभी एक वीक प्राइम मिनिस्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जिस तरह से 2024 में चुनाव के नतीजे आए और उसके बाद एक डरे हुए प्रधानमंत्री के रूप में वो सामने आए हैं। उन्होंने बीजेपी के लेजिस्लेचर पार्टी का मीटिंग नहीं लिया,
क्योंकि उनको पता था कि अंदर से कोई रिबेलियन अगर हो जाए तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, इसलिए उन्होंने सीधे अपने आप को प्रधानमंत्री पद पर बिठा दिया और जो भी पॉसिबल एक विद्रोह हो सकता था, जिसकी संभावना बनी हुई थी, उस संभावना का उन्होंने जी कुचल दिया। तो ये मोदी जी की स्टाइल है, वो हमेशा ही डरे हुए रहते हैं। जो बहुत इनसिक्योर होते हैं वो हमेशा ही डर का माहौल दूसरों के लिए बनाते हैं, और मोदी जी उसी तरह का माहौल हमेशा ही बनाते रहे हैं। पर अभी जब वो इनसिक्योर हो गए हैं, जब उनके पास संख्या बल नहीं है, तो ऐसे में वो इस डर के माहौल को और ज्यादा तेज और उसको एक धार देने के का प्रयास वो लगातार कर रहे हैं। तो अभी और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति तो बिल्कुल भारत की बहुत वीक हो चुकी है। पोहरे साहब, आप तो भाई मोहन भागवत को भी बहुत बरसों से जानते हैं, गडकरी को जानते हैं, मोदी को जानते हैं, और इतने दशकों से आप इस राजनीति को देख रहे हैं। मुझे ये बताइए, मोहन भागवत ने जो 75 साल वाली बात की कि 75 साल में रिटायर हो जाना चाहिए, आरएसएस ने बाद में एक बयान दिया कि साहब मोदी जी को लेके वो बात नहीं की गई थी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मिजाज जानते हैं मोहन भागवत का, क्या मोहन भागवत ने इशारा मोदी की तरफ किया था? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। नहीं तो और दूसरे किसी की तरफ करेंगे, और उसको कारण ही नहीं था ना बोलने का। ये तो कैसा है कि देखो, लिपापोती तो करनी पड़ती है। मोहन भागवत कोई मामूली आदमी है नहीं, आरएसएस के जब चीफ सुप्रीमो है, तो नेचुरली उनको जो बोलना था वो बोल दिए, और उनको भी मालूम है कि ये बात अगर बोली है तो जाएंगे दूर तक, तो वो हिसाब से उनकी हो गई है। उन्होंने तो तीर चलाया है और सोच समझ के चलाया है। अभी वो ठीक है कुछ भी बोले, लेकिन इशारा तो मोदी की तरफ ही था, ये बात उनको पहले समझना चाहिए। और हो ना हो, संघ जो है ये नितिन गडकरी के ही पीछे खड़ा है। इसके बारे में आपने जिस फडणवीस की बात किया, मुझे तो नहीं लगता कि फडणवीस के कोई चांसेस वगैरह है, क्योंकि इतने उनके कोई काम भी नहीं है और वो हिसाब से उनका कद भी नहीं है, तो इसीलिए उनके चांसेस तो नहीं है, लेकिन नितिन गडकरी क्या है। जी सही कह रहे हैं आप। कह रहे हैं कि फडणवीस अभी यंग हैं, उनका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है बीजेपी के अंदर 2029 के बाद या उसके बाद वो एक कंटेंडर बन सकते हैं। लेकिन अगर अभी कोई फेरबदल होता है तो नितिन गडकरी की दावेदारी को आप अलग नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है पोरे साहब कि नितिन गडकरी जो हमलावर हो रहे हैं, और खासकर पिछले 1 महीने से, और इशारों पे मोदी पर ही टारगेट है, क्या नितिन गडकरी समझ रहे हैं यही मौका है, क्योंकि मोदी चारों तरफ से वीक है इस वक्त? बिल्कुल बिल्कुल दीपक भाई, यही बात है। और देखिए ऐसा है, नितिन गडकरी की तो हमेशा की स्टाइल रही है ठोकने की, और वो हिसाब से बोल रहे हैं। वो हो सकता है कि इसके कारण उनका फायदा हो जाएगा, नुकसान कुछ होने वाला नहीं है, ना उनका मंत्री पद जाने वाला है, ना ही कुछ करने वाले हैं। हो सकता है कि इसके कारण मोदी से जो खपा लोग हैं वो उनके साथ में आ सकते हैं, इसलिए भी वो ऐसा बोल रहे होंगे। और संघ का उनको बिल्कुल सपोर्ट है, नहीं तो दूसरा कौन आदमी है जिसको संघ आगे करेगा, मुझे तो बताइए। बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो जी अमित शाह नहीं, अमित शाह का तो छोड़ो जी। अमित शाह अगर बन गए तो देश के अंदर इतना असंतोष हो जाएगा। और बीजेपी की राजनाथ सिंह का भी मुझे तो कुछ लगता नहीं है कि उनकी कोई इतनी, उनके कार्यकाल के अंदर उनका हुआ क्या उन्होंने किया है ऐसा काम की जो बहुत ज्यादा कद्दावर और ये रहेगा, मुझे नहीं लगता। जी मेरे हिसाब से तो इनके आदमी नीति। पोहरे साहब थे नागपुर से सीधे हमारे साथ जुड़े। उससे पहले हमारे साथ विवेक देशपांडे थे, वो भी नागपुर से जुड़े थे, आरएसएस कवर करते हैं, बीजेपी को कवर करते हैं। लखेड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तीनों एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भाई कुछ भी हो, 17 सितंबर एक इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि मोहन भागवत ने इशारा किया है 17 सितंबर की तरफ। 75 साल के मोदी हो रहे हैं। साफ साफ आरएसएस के चीफ ने कहा है कि 75 साल की उम्र में हमको रास्ता दूसरों के लिए छोड़ना चाहिए, ये बात कही है। 17 सितंबर को क्या होगा, मैं ये दोस्तों बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मोदी रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं, हो सकता है बिल्कुल मेरी बात गलत हो, लेकिन अगर कोई स्टेप होता है या उसके बाद कुछ होता है, ऐसी परिस्थितियां बनती हैं क्योंकि मोदी प्रेशर में है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। और अगर बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन होता है तो उसमें गडकरी एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं। आरएसएस की बैकिंग, अमित शाह के चांसेस कम है, काफी कम है। जी पोरे साहब, लास्ट वर्ड। हाँ बोलिए। नहीं देखिए दीपक भाई, पहले समझना चाहिए फिलहाल के अंदर जो देश के वातावरण है, जिस तरीके से काम चल रहा है, जिस तरीके से धनखड़ के बारे में किया, और देखिए संसद का सत्र चल रहा है और प्राइम मिनिस्टर बेवजह पूरे दुनिया भर में घूम रहे, व्हाट दिस इंडिकेट? यही कि वो भागना चाहते,
उनके ऊपर होने वाले टीका टिप्पणी से वो भागना चाहते, इसके ऊपर इससे कोई दूसरा महत्व नहीं है। वीक विकेट पर पोहरे साहब इशारा कर रहे हैं, वीक विकेट पर मोदी हैं और इसीलिए परिस्थितियां तेजी से बीजेपी के अंदर बदल रही हैं और इसको भांप रहे हैं नितिन गडकरी और उनके पीछे आरएसएस है। और ऐसे में उनको लगता है कि अमित शाह के बाद अगर कोई दावेदार है तो नितिन गडकरी, और अमित शाह के चांसेस कम है, जो पोहरे साहब ने बताया। पोहरे साहब आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इससे पहले हमारे साथ विवेक देशपांडे नागपुर से जुड़े थे, उनका शुक्रिया। उमाकांत लखेड़ा का शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।